Hello friends, and you are very welcome to this video. Composition scheme under GST. The composition scheme under GST, we are dealing with the past 3 years. So more or less, many of you are already aware of what the composition scheme is, what are the rules, regulations, what are the returns to be filed when the payment is to be made. So this video is not to detail down the law and the procedure which is involved under composition scheme. But what I want to highlight in this video is whether this composition scheme is really beneficial for your business or not. Normally tendency क्या होती है कि अगर किसी बिजनेस का टर्नओवर 1.5 करोड़ के नीचे है तो generally people opt for the composition scheme. But in my view, this is not a very simple decision, but this is very important business decision for you. So you have to consider certain factors before you really take this decision. और इस वीडियो में आपसे मैं वही फैक्टर्स डिस्कस करने वाला हूं जो आपको कंसिडर करने चाहिए बिफोर यू टेक दिस डिसीजन. सो इसको चेक करने के लिए थोड़ा सा हम कंपोजिशन स्कीम के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं कि अभी फिलहाल 2 कंपोजिशन स्कीम जो हैं वो अंडर सेक्शन 10 जो हैं दे आर इन ऑपरेशन. एक है विच इज मेनली रिलेटेड टू गुड्स और उसमें थोड़ी सी सर्विसेज कैन बी सप्लाइड, एंड दूसरी जो है विच इज मेनली फॉर द सर्विसेज, उसमें गुड्स आल्सो कैन बी सप्लाइड. तो सर्विसेज से जो रिलेटेड स्कीम है उसमें टर्नओवर लिमिट है 1.5 करोड़ का, और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जो हैं उनके लिए टर्नओवर लिमिट है 75 लाख का. मतलब 75 लाख के अगर ऊपर ज्यादा होगा तो यू कैन नॉट आउट फॉर दिस स्कीम. और ये आपको मालूम है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जो हैं वो कौन से हैं. अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा एंड उत्तराखंड. और कंपोजिशन स्कीम का टर्नओवर वर्कआउट करने के लिए हमारे को बिजनेस के जितने भी यूनिट्स हैं इन ऑल द स्टेट्स इन इंडिया, we have to combine the turnover of all those units and then we have to see whether it is within the limit of 1.5 crore or 75 lakh or not. और हम एक यूनिट के लिए स्कीम में नहीं जा सकते. we have to go for all the units under the same pan. So and goods supplier के लिए he can supply up to 10% of the turnover of last year or rupees 5 lakh, whichever is higher. And you know that under composition scheme tax cannot be collected from the customer and you are not eligible to take the input tax credit. और जो rate of tax है is 1%. और जो दूसरी स्कीम 2019 में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की है वो स्कीम है that those who are not eligible for this scheme they can opt for this scheme, but इसमें mainly actually this is for the service providers. और इसमें लिमिट इज वेरी लेस, ओनली 50 लाख का लिमिट है. बाकी रूल्स एंड रेगुलेशन जो है मोस्टली दे अप्लाई एज द सेम फॉर दिस स्कीम एज वेल. लेकिन इसमें रेट ऑफ टैक्स इज वेरी हाई, it is 6%. So this is just briefly to give you a background of this composition scheme which the currently is in operation. So now let us look at the factors which we should consider. So सबसे पहले हम देखेंगे कि financially what is the impact. अगर if we operate as a regular dealer or if we operate as a composition dealer, तो फाइनेंशियली हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट अस. तो मैंने एक बहुत सिंपल एग्जांपल लिया है. इस कॉलम में रेगुलर डीलर लिया है और इस कॉलम में कंपोजिशन डीलर लिया है. तो अगर आप देखेंगे बिकॉज जो रेगुलर डीलर है ही विल गेट द इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो उसका जो है वो नेट परचेज कॉस्ट है वो 100 रहेगा, लेकिन कंपोजिशन डीलर का 118 रहेगा. और लेट अस से कि बोथ ऑफ देम एट 25 रुपीज एज अ मार्जिन. तो बेसिक सेलिंग प्राइस जो है वो रेगुलर डीलर में 125 हो जाएगी एंड फॉर द कंपोजिशन डीलर इट विल बी 143. लेकिन रेगुलर डीलर जो है ही विल हैव टू चार्ज जीएसटी एट द रेट ऑफ 18%. तो
जो कस्टमर को कॉस्ट पड़ेगी दैट विल बी 147.5, वेयर एज the composition dealer will pay 141.43, that is 1% from his pocket, लेकिन कस्टमर के लिए जो कॉस्ट रहेगी दैट विल बी ओनली 143। तो इसमें हमको देखना पड़ेगा कि हम सेल किसको कर रहे हैं। जो कस्टमर है वेदर ही इज इनटू बिजनेस और वेदर ही इज इनटू कंज्यूमर। सो अगर वो बिजनेस में है तो ऐसी सप्लाई को हम बोलते हैं B2B, और वो अगर खुद कंज्यूम कर रहा है, इफ इज नॉट फर्दर सप्लाइंग टू एनीबॉडी और इफ इज नॉट यूजिंग इनटू हिज बिजनेस, तो उसको हम बोलते हैं B2C। तो आप एक एग्जांपल से समझ लो कि अगर इफ यू आर इन एयर कंडीशनर बिजनेस, तो अगर आप एक हाउस होल्ड के लिए एयर कंडीशनर सेल कर रहे हैं जो कि अपने घर में लगाना चाहता है, तो दैट विल बी कॉल्ड B2C सेल, डायरेक्टली टू कंज्यूमर। लेकिन अगर वही आप एक फैक्ट्री को सप्लाई करते हैं जो कि अपने ऑफिस या फैक्ट्री में लगाता है, तो इट विल बी कॉल्ड B2B। अभी इसमें फ्रेंड्स बहुत सारा डिफरेंस पड़ जाता है एज फार एज द कॉस्ट टू कस्टमर इज कंसर्न, बिकॉज जहाँ पे B2C आता है वहां पे तो उसको GST पूरा बेयर करना पड़ता है कस्टमर्स, तो उसके लिए 147.5 जो है कॉस्ट हो जाएगी। एंड in the case if he buys from the composition dealer, तो उसके लिए 143 रुपीज कॉस्ट रहेगी। तो यहाँ पे हो गया, अगर डायरेक्ट कंज्यूमर है तो ही विल प्रेफर टू बाय फ्रॉम द कंपोजिशन डीलर, बिकॉज उसको 3% जो है प्राइस कम पड़ेगी। लेकिन अगर somebody is buying for his business, then it makes a very different scenario। तो उस केस में क्या होगा, 147.5 में he will also claim the credit of 22.5 of GST। तो उसके लिए लैंडेड कॉस्ट कितनी रहेगी, 125। whereas for if he buys from the composition dealer तो उसके लिए रहेगी 143। तो in this case if regular dealer will be much more competitive price wise compared to the composition dealer। और अगर हम B2C में भी बात करते हैं, अगर हम बोलते हैं कि बोथ दी डीलर्स आर इन डायरेक्टली टू कंज्यूमर बिजनेस, तो अगर उनको मार्केट में सेल करना है तो दे विल हैव टू कम्पीट ऑन प्राइस। तो लेट अस से दोनों 143 पे बेचते हैं, तो रेगुलर डीलर जो है उसका GST बर्डन कितना होगा, 22.5 माइनस 18, 4.5। तो his profit will be 25 minus 4.5, that is 20.5। लेकिन as far as composition dealer is concerned, his profit will also be better, that is his profit will be 25 minus 1.43। so he will be better profitable and better competition wise if we are supplying to directly to consumer। लेकिन अगर if we are supplying directly to business, then definitely regular dealer is going to be much more beneficial। As far as the second scheme of services is concerned, because उसका GST rate is very high, so it really will become very uncompetitive even on the numbers front। so whether it is price, whether it is the profit, it will not be able to compete। so let us look at the other factors which are very important also to take into account। सबसे पहले देखते हैं कि कंपोजिशन स्कीम के मेजर बेनिफिट्स क्या है। मेजर बेनिफिट्स जो हैं वो सबसे बड़ा बेनिफिट जो है, बिकॉज इसमें कंप्लायंसेस आर वेरी लेस, यू हैव टू फाइल ओनली few returns, 4 or 5 returns, and you have to make the payment quarterly। whereas for the regular dealer there are definitely lot of compliances and returns to be filed or the data to be uploaded on the GSTN portal। so उसके लिए definitely the compliances are much higher। दूसरा जो है benefit, to some extent I would consider उसका benefit composition scheme वाले के लिए ये रहता है कि उसको रिकॉर्ड्स उतने डिटेल्ड मेंटेन नहीं करने पड़ते हैं जितने कि रेगुलर डीलर को करने पड़ते हैं। लेकिन आप ध्यान रखें कि आपको GST पे करना पड़ेगा जहां पे आप परचेज करते हैं, जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के ऊपर GST एप्लीकेबल है। एंड सेकंड थिंग इज कुछ लेवल तक, कुछ रीजनेबल लेवल तक तो आपको रिकॉर्ड और अकाउंट्स मेंटेन अभी आज के जमाने में करने ही पड़ेंगे, बिकॉज कल को GST डिपार्टमेंट से कोई क्वेरी आती है या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई क्वेरी आती है किसी और
गवर्नमेंट एजेंसी से कोई क्वेरी आती है तो आपको अपने आप को डिफेंड करने के लिए you will have to have certain level of records and accounts available with you to defend yourself. और जैसा कि हमने पिछली एक्सेल शीट में देखा कि अगर डीलर इज इन बिजनेस ऑफ डायरेक्टली सप्लाइंग टू कंज्यूमर मेनली, then definitely price wise and profit wise it will be marginally better than compared to the regular dealer. Let us look at the another very important aspect of this composition scheme, which are the restrictions which are imposed by the law for the composition dealer. First of all, the composition dealer cannot supply either the goods or the service from one state to another state. So if you have a consumer in other state, you cannot supply goods or services from your state or where you have a place of business. That is a very big disadvantage. Second thing is you cannot export, and also you cannot supply to SEZ. Composition dealer also cannot supply in the first scheme services which are more than 10% of the last year turnover or rupees 5 lakh, whichever is higher. Composition dealer e-commerce operator के through like Amazon or Flipkart cannot supply the goods or services. ITC GST dealer को मिलता नहीं है on the purchase of goods or services, and जनरली अभी ये ट्रेंड देखा जा रहा है कि जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं, जो बड़े कस्टमर्स हैं, दे जनरली प्रेफर टू बाय फ्रॉम द रेगुलर डीलर देन फ्रॉम द कंपोजिशन डीलर बिकॉज उनको आईटीसी मिल जाता है. तो अगर हम ये रिस्ट्रिक्शंस देखते हैं, जो मेजर रिस्ट्रिक्शंस है मैंने वही लिस्ट डाउन करी हैं. अभी हमने देख लिया व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड व्हाट आर द मेजर restrictions for the composition dealer. So coming out of this is now what are the important considerations which we need to take into account, or the factors which we should take into account carefully before we take a decision of whether to go for composition scheme or not. BC-DC AC आजकल इसको बहुत पॉपुलरली यूज कर रहे हैं, बिफोर कोविड, ड्यूरिंग कोविड and after COVID. The situation which is there is that online marketing is definitely going to overtake the offline channels which used to be there, let us say 3-4 years back. Now the networking is happening online. You are able to find out the customers online, whether it is B2B business or whether it is B2C business. एंड बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट क्यों करता है? बिजनेस स्टार्ट करता है टू अर्न द प्रॉफिट, टू मेक मनी एंड टू ग्रो इट एंड एक्सपैंड इट. लेकिन अगर आप इंटरस्टेट सेल नहीं कर पाते हो, देन इट इज अ बिग रिस्ट्रिक्शन और बिग लिमिटिंग फैक्टर फॉर योर ग्रोथ. अगर आपको दूसरे स्टेट में कस्टमर मिलता है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस स्टेट में भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, फिर वहां से सप्लाई करना पड़ेगा. सो इट इज गोइंग टू बी अ रियली वेरी बिग प्रॉब्लम, बिकॉज अगर आपको ऐसे 5-7 स्टेट्स में अगर आपको अपने रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, देन यू कैन सी दैट हाउ कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द योर बिजनेस विल बिकम. You cannot afford to lose, in my opinion, the sale opportunities. You have to grab the opportunities because you don't know which customer will turn out to be a, the really growth driver of your business. So इसको आप एक बिजनेस सेंस में एक अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ये जो restrictions हैं. एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी बिकॉज ऑफ कोविड, जो सिचुएशन इज emerging in the world, where people are looking for the alternate sources of procurement for various goods and services. So there, India definitely stands to a good advantageous position, and it is expected that there will be a lot of opportunities for the Indian industry.
So if you have these limitations so that you will not be able to export, then in my opinion, it is a very big limiting factor for your growth. Another factor which is going to affect you is the cost, because अगर आप expand नहीं कर सकते business, तो आपकी fixed cost बराबर absorb होगी नहीं, okay, and then you will not be cost competitive. Even within the state, you will not be cost competitive. So when you grow, then your total cost per unit comes down, and then you are in a better position to compete in the business. You see that there is a lot of competition in whichever sector you go, so you need to be very, very cost competitive in today's world. And non-availability of input tax credit on your purchases is definitely a big issue in case of B2B model. So all these factors are interrelated, they are interrelated. They are affecting your growth. They are affecting your cost competitiveness. They are affecting your reach in the market. So you will have to really see that these restrictions in relation to the business, how they are going to affect you. Yes, if you are in a composition scheme, then there is a very big advantage. I will definitely say that the number of compliances, the amount of compliance under GST is very less compared to the regular dealer. So that is one benefit, but then you have to take the things, in totality and not only from the one point. So to conclude this, I would say at the end of the day, sir, it boils down finally to in what type of business you are, and what are your goals, and what are your personal preferences as well. If you think that you want to keep your turnover under the limit, and then you don't want to get bothered about a lot of compliances, you want to have more peace of mind, then yes, the composition model may suit you better. If we have seen that in B2B businesses, the composition scheme model is not really good, and you're not competitive on pricing, you are not better off as far as profitability is concerned. Although in B2C, we have seen that there is some amount of competitiveness as far as pricing is concerned and as far as profitability is concerned. But then you have to see the limitations and the restrictions which you will have to bear with. So you should do a very careful analysis of all these factors, and then take a decision what is best for you. So in my opinion, going for a composition scheme or not going for a composition scheme is not simply a question with relation to the compliance point of view, but in my opinion, it is a question which is a business decision. So I really thank you very much for your attention. And if you have any queries, then you can write to me on this email address, lekhrsood@gmail.com. So thank you very much, and stay safe, and see you very soon in the next video.